हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी यूपी 53 में। दोस्तों, बहुत सारे एग्ज़ाम इस मंथ में भी हैं और आगामी अक्टूबर में भी यूपी पीसीएस और यूपीएसआई और भी सारे अदर स्टेट के भी एग्ज़ाम हैं। तो इस नाते दोस्तों, मैंने एक नई श्रृंखला स्टार्ट की है और इसमें घटना चक्र जो कि हिस्ट्री का घटना चक्र था, उससे हम आधुनिक भारतीय इतिहास को कवर करेंगे जितने जल्दी से जल्दी हम कवर कर सके, और उससे आप लोगों को रिवीजन भी करने में आसानी होगी। तो आप लोगों को मतलब कि कैसा लग रहा है, मतलब अच्छा लगेगा या नहीं, इसका ज़रूर कमेंट करिएगा। और दूसरी चीज़ दोस्तों, आप लोग स्पीड बढ़ा करके देख लीजिएगा और बार बार देख लीजिएगा। अभी तक किसी ने यूट्यूब पे आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में घटना चक्र का अपलोड नहीं किया था, तो मैंने आप लोगों के लिए मतलब कि इसे अपलोड कर रहा हूँ। और प्लीज़ आप लोग अपना स्नेह बनाए रखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास। यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, पूरे आधुनिक भारतीय इतिहास को हम ख़त्म करेंगे घटना चक्र के, फिर हम एंशिएंट और मेडावल पे आएंगे दोस्तों। तो ये लगभग 3-4 वीडियो में आपका पूरा आधुनिक इतिहास ख़त्म हम करेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ूंगा, जहाँ क्वेश्चन बनने लायक होगा मैं वहाँ आपको बताते जाऊंगा, आप उसे टिक करते जाना। वैसे तो यहाँ पे सब इम्पॉर्टेंट ही होता है, आपको बस रिवीजन ही करना है, ठीक है। तो मैं चलिए स्टार्ट करता हूँ और हम अपना स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो चलिए, आधुनिक भारतीय इतिहास, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें कह रहा है कि वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 17 मई 1498 को आता है। दोस्तों, यहाँ 20 मई गलत लिखा है, 17 मई 1498 को पहुँचा। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरी ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। वास्को डी गामा काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट तो सारी चीज़ें बस मैं पढ़ रहा हूँ, जहाँ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैं उसे बताते चलूँगा। ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांत जल की नीति या नीले पानी की नीति भी इसको बोल देते हैं, तो शांत जल की नीति का प्रतिपादन किया। आगे, अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में गवर्नर बनकर आया। उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। इसने भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आगे कह रहा है, अल्बुकर्क ने 1511 में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नरों में से एक नीनो डी कुन्ना आता है। सबसे पहले कौन आता है दोस्तों? तो सबसे पहले फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आता है, फिर अल्बुकर्क आता है, फिर नीनो डी कुन्ना आता है। यह 1529 से 1538 तक गवर्नर रहा। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की, स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, और ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की, और हॉलैंड के तस्मान ने वान डीमंड्स लैंड तथा न्यूजीलैंड की खोज की। तो आपसे दोस्तों क्वेश्चन बन जाता है कि वास्को, भारत तो था बट ये नए मार्ग की खोज कौन करता है भारत की? तो वास्को डी गामा। और इसी तरह से अमेरिका में कोलंबस चला जाता है, जो कि स्पेनी यात्री होता है, उसके नाम पे चला जाता है। और ब्रिटेन से जो कैप्टन कुक होता है वो ऑस्ट्रेलिया का, और हॉलैंड के तस्मान को जाता है न्यूजीलैंड की खोज, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग, दुर्ग कहिए दोस्तों, फैक्ट्री कहिए दोस्तों,
कोठी कहिए, याद रखिएगा। मतलब कि तीनों एक ही होता है। और इस समय की जो फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी वो सिर्फ इस काम के गोदाम के काम में आती थी। वहाँ पे कोई मतलब कि कल कारखाने नहीं विकसित होते थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो लड़के अधिकतर कन्फ्यूज रहते हैं, इसलिए मैं यहाँ बता दिया। तो पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1503 में कोचीन में कराया। तो जब यह अल्फांसो द अल्बुकर्क कोचीन में इसको कराता है, उस समय वह गवर्नर बन के नहीं आया होता है। ठीक है, तो 1503 में पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री कोचीन में, या प्रथम कोठी कोचीन में, या प्रथम दुर्ग कोचीन में। अच्छा, आगे कह रहा है अज्जी द्वीप एवं कन्नौर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को दी अल्मेडा द्वारा 1505 में कराया गया। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। आगे कह रहा है कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम है पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डैन, फ्रांसीसी। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए तथा सबसे अंत में 1961 में वापस गए। वर्ष 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वास्लो ए सिल्वा था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल जोसे फेरेइसा बोसा था। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में पहली फैक्ट्री तथा 1505 ईस्वी में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जाब चारनाक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र हेतु हुगली के स्थान पर सुतनौती को चुना। कोच्चि 1814 में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसे पूर्व के साथ व्यापार हेतु 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया था। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था। लिवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्गों से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 में स्थापित की गई। थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन मेयो से होने पर चार्ल्स को बम्बई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों को घेर डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 तक चला और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के कारण कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ, जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था। ठीक है, एक मिनट देखिए कुछ कट रहा है क्या। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा 1 मिनट गलत हो गया। 1740 में आरंभ हुआ था। 1 मिनट थोड़ा सा प्लीज़।
थोड़ा सा 1 मिनट, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया पीडीएफ हमारा, बस सॉरी उसके लिए, क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मैं भी अभी थोड़ा सा नया हूँ। चलिए चलिए क्षमा चाहता हूँ मित्रों, ठीक है। चलिए, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज एवं फ्रांसीसी में 1746 में युद्ध आरंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 की भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडयार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित किया। यूरोप से युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। एक्सला-शापेल की संधि से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शन बने। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यापार नियुक्त करवाया था तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। लुई 14वें के मंत्री कॉलवर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई जिसे कंपनी देश इंदे से ओरिएंटल कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। मरकारा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त कर 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की गई। डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में की थी। डचों की बंगाल में पहली फैक्ट्री पीपली 1627 में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पीपली से बालासोर चले आए, परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 ईस्वी में शुरू हुआ जब उन्होंने चिंसूरा में अपनी कंपनी स्थापित की। चिंसूरा के डच किले को गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जानते थे। यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। चलिए आगे चलते हैं। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम इस प्रकार है: पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डैन, फ्रांसीसी। जबकि इन कंपनियों की स्थापना वर्ष थोड़ा सा अलग होगी क्योंकि जब डच आई उस समय, जब डच अभी देखिए इसमें एक्चुअली देखते हैं। एस्तादो द इंडिया पुर्तगीज कंपनी 1498 में स्थापना हुई थी इसकी। वेरिंगदे द ओस्ट इंडीज से कंपनी जिसको डच ईस्ट इंडिया कंपनी बोला गया 1602 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। लेकिन आते ये हैं पहले, ठीक है। चलिए, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेनिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में इसकी स्थापना वर्ष हुई। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में और कंपनी देश इंदे से ओरिएंटल यह 1664 में इसकी स्थापना होती है। चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया? तो 1498 ईस्वी में आया, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न को हम अपने देखते हैं, इसके व्याख्या को भी हम देखते चलते हैं। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 17 मई 1498 को पहुंचा। 20 मई यहाँ गलत दिया, 17 मई को ही ऑथेंटिक माना जाता है, इसलिए हम यहाँ बोल दे रहे हैं। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालिक शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया।
पुर्तगाली व्यापारियों में कालीकट, गोवा, दमन, दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित कीं। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांत जल की नीति का प्रतिपादन किया। दोस्तों, आपको मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा, उसका नीचे का व्याख्या वो भी पढ़ूंगा, जिससे आपको बार बार वो सुने और बार बार वो रिवीजन आपको हो जाए, क्योंकि मैं इसीलिए आपके लिए घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री का लेकर के आया हूँ। कोई दिक्कत होगी, कोई कमी होगी तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और अपना स्नेह प्यार बनाए रखिए और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करते रहिएगा। चलिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? तो द अल्मीडा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो दोस्तों, आप इसमें जानते हैं कि पुर्तगीज थे। और देखिए कितना क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो दोस्तों 1498 ईस्वी में भारत आया था। पांचवा नंबर कह रहा है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? दोस्तों तो अल्फांसो डी अल्मीडा। चलिए, छठे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो जमोरी ने स्वागत किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो आप देखेंगे कि इसमें हमारा बी आंसर सही होगा, मतलब कि ए का बी, वास्को डी गामा पुर्तगाल से था। अच्छा चलिए, बी का 1 क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से था, और जो कैप्टन कुक था दोस्तों, यह था आपका ग्रेट ब्रिटेन से, और तस्मान जो था वो हॉलैंड से था। ठीक ना। चलिए, इसके थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेते हैं। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की, और स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की, और हॉलैंड के तस्मान ने डिमन्स लैंड मतलब न्यूजीलैंड की खोज की। ठीक है, तो याद रखिएगा, आप लोग ऐसे पूछ सकता है, क्योंकि पुर्तगाली और इनका स्पेन का तो पूछ चुका है, लेकिन ये दोनों अभी थोड़ा सा नहीं पूछा है एक बार के अलावा। आगे कह रहा है 8वां नंबर कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो दोस्तों अल्बुकर्क था। चलिए, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क 1509 से 1515 ईस्वी तक यह गवर्नर बन के रहता है पुर्तगालियों का। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। फरवरी 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतने अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी। इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। चलिए आगे चलते हैं। हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है तो नहीं को आप टिक लगा करिए। उसके बाद से आप देखिए, तो पहला करा पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, यही सही नहीं है, क्योंकि 1498 में बेचारे आते हैं। चलिए, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम में लगाया, सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, ये भी सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया था, यह भी सही है। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो दोस्तों सबसे पहले 1503 में कोचीन में, अल्बुकर्क जब गवर्नर नहीं रहता है तो वहीं करता है। ठीक है, और दूसरा 1505 में कन्नूर में। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किन यूरोपीयों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो दोस्तों ब्लू वाटर पॉलिसी पुर्तगालियों ने। ठीक है, तो जहां मुझे लगेगा कि यहाँ इसका व्याख्या पढ़ना चाहिए वहां मैं पढ़ता जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि जहां जहां बार बार रिपीट होगा वहां पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारा समय और वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाल द्वारा स्थापित की गई थी, तो दोस्तों हुगली, इसी हुगली को यह अड्डा बना लेंगे बाद में। ठीक है ना। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन अब क्या कह रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए
13 नंबर प्रश्न कह रहा है पांडिचेरी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। दूसरा कह रहा है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। तो इसमें दोस्तों ए सही होगा, कह रहा है कि सही बताना है। और तीसरा कह रहा है अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, तो ए सही होगा, मतलब पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। बाकी दो आपका गलत होगा। चलिए इसके डिस्क्रिप्शन को हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया। पांडिचेरी में इसके बाद डेन्स और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की, जिसके बाद 1673 में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी में 1793 में कब्जा कर लिया और 1814 में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। तो इस प्रकार कथन एक सही है। चलिए आगे चलते हैं। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? तो दोस्तों पुर्तगालियों ने बनाया था। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो ये कौन करता था दोस्तों? तो ये पुर्तगाली करते थे। देखिए बीपीएससी 2019 का आया हुआ ये प्रश्न है। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो कलकत्ता का संस्थापक दोस्तों जाबचार नाक होगा। चलिए कौन होगा? जाबचार नाक। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जाबचार नाक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानाती और सुतनौती को चुना। उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि मई 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जाबचार नाक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलकत्ता जाबचार नाक के आगमन से पूर्व अस्तित्व में था तथा इस आधार पर कलकत्ता का स्थापना 24 अगस्त 1690 भी नहीं माना जा सकता है। चलिए आगे कह रहा है कि कलकत्ता किसने बसाया? तो यह जाबचार नाक ने ही बसाया। ठीक है, आप क्वेश्चन में यही टिक करेंगे। चलिए भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी किस कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो डच ने संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ की थी। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं थोड़ा सा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज थी। इसके बाद 1602 में डच हॉलैंड संसद द्वारा प्रस्तावित एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो विकल्प में ब्रिटेन न होने के कारण कौन सा विकल्प सही होगा? बी होगा। मतलब कि अगर यहाँ ब्रिटेन दिया होता तो ब्रिटेन सही होता, अब ब्रिटेन नहीं देगा तो डच को हम सही करेंगे। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन को हमें जानना है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। दूसरा कह रहा है दोस्तों कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्हें फोर्ट विलियम का निर्माण किया। यही सही है, बाकी आपका तीनों गलत है। चलिए तो डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण किया। ठीक है, चलिए 20वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का राज भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। दूसरा है कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। तीसरा कह रहा है भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। तो दोस्तों यह तीनों सही है। चलिए आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या में कुछ है नहीं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ? तो दोस्तों आपको पता है कि लीवेंट कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। चलिए हम इसके व्याख्या को पढ़ते हैं। लीवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र दिया था। 1702 में इसने न्यू कंपनी तथा महारानी
एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय इकरारनामा किया जिसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी। और 1709 में दोनों कंपनियां मिलकर नए नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाएगी। यह कंपनी सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। चलिए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? दोस्तों अकबर होता है। और जब यह आते हैं भारत तो उस समय जहांगीर रहता है। तो कह रहा है, इसकी व्याख्या देखिए कि 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजनाएं तैयार की गईं। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था और अकबर का काल आप जानिए 1556 से 1605 रहेगा। चलिए अब हम अपने 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो दोस्तों उस समय जहांगीर का शासन काल होता है। आगे कह रहा है, इसका थोड़ा सा व्याख्या हम पढ़ लेते हैं। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपत्तनम अथवा मछलीपत्तनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो दोस्तों सूरत में। अगर दोस्तों याद रखिएगा यहाँ सन दे दिया है तो सूरत होगा। अगर आपसे केवल पूछ लेता कि अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री और ऑप्शन में मसूलीपत्तनम भी देता, सन नहीं देता, तो आप मसूलीपत्तनम को पहले प्रीफर करिएगा, ठीक है, सूरत को बाद में। चलिए आगे देखिए, इसका थोड़ा व्याख्या पढ़ देता हूँ, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन फंस जाए। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडलटन ने सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया तथा तदोपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई? तो दोस्तों सूरत में, ठीक है। चलिए अगर यहाँ मछलीपत्तनम देता तो हम मछलीपत्तनम को टिक कर देते। चलिए 1 मिनट दोस्तों थोड़ा सा। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया? तो आपको पता है थॉमस बेस्ट ने, और यहीं पे पुर्तगाली बहुत बढ़िया से हारते हैं और यहीं से इनका पतन होना धीरे धीरे शुरू हो जाता है स्वाली के युद्ध से। चलिए 26 नंबर हो गया। अच्छा 27 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो दोस्तों अंग्रेजों ने सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। चलिए इसके व्याख्या को थोड़ा सा मैं फिर से पढ़ देता हूं, आप सुन लीजिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी। 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया था, जो कि अस्थायी कारखाना था। इन्होंने अपना प्रथम अस्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया था। फ्रांसीसियों ने भी अपना प्रथम कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया था। 28 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? तो दोस्तों सूरत में, ठीक है ना। किसको मिली? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।
ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? वेस्टर्न प्रेसिडेंसी, देखिए कितना घुमा के क्वेश्चन दे दिया, इंग्लिश में लिख दिया। तो ये सूरत, क्योंकि ये पश्चिमी इनका प्रेसिडेंसी हुआ करता था। चलिए 30 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया? तो आपको पता है पुर्तगालियों से लिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह राजकुमारी कैथरीन मेयो से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था, जिसे 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। चलिए 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड को 1688 में बम्बई और पश्चिमी समुद्री तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो दोस्तों अगर हम देखें तात्कालिक कारण, तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण होता है। चलिए इसका भी हम थोड़ा सा व्याख्या पढ़ लेते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज और फ्रांसीसी ने 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो कर्नाटक युद्ध दोस्तों अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा जाता है। चलिए 34 नंबर प्रश्न कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रथम कर्नाटक, अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इसमें आपको एक ट्रिक याद करा दूं, आ पा पे, याद रखिएगा आ पा पे। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था यह आ से एक्सला सापेल की संधि से इसका अंत होता है। अच्छा द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी, तो पांडिचेरी इसमें दिया है, तो ये चलिए छोड़िए। तृतीय कर्नाटक युद्ध हम पेरिस की संधि से इसका अंत होता है। और आप देखेंगे तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में क्या होता है, अनिर्णायक युद्ध होता है। प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हो जाती है। ठीक है ना। चलिए तो सी का 3, एक बार मैं देख लेता हूँ कि सी का क्या है ऑप्शन। थोड़ा सा इसमें गलत दिया है, मे भी थोड़ा सा हमको लग रहा है विवादित क्वेश्चन है ये। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस पे आप ध्यान न दीजिएगा। सी का सही है दोस्तों। चलिए सही है। देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला सापेल की संधि, तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि, द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध था क्योंकि इसमें दोनों का वो राजा उत्तराधिकारी बनाते हैं जिसमें दिक्कत हो जाती है। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हो जाती है। 35 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें दोस्तों कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52 यह एक मतलब कि सही सुमेलित नहीं है। तो अगर हम इसका क्रम देख लें, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 हुआ, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54 होता है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63 होता है और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में होता है। उल्लेखनीय है कि भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। और कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो था यह एक्सला सापेल की संधि से खत्म हुआ, दूसरा पांडिचेरी की संधि से और तीसरा पेरिस की संधि से खत्म हुआ। मैं आपको यही बता दे रहा हूँ। चलिए 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो जानिए दोस्तों ये डुप्ले था। ठीक है। चलिए डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं में झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया। एक मिनट दोस्तों, सॉरी थोड़ा सा
हल्का सा गलत एक मिनट प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, माफ़ी चाहता हूँ। चलिए, 37 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में कहाँ लगाया? तो इसमें सूरत में। लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंदेसे ओरिएंटल कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसे 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी, तो लुई 14वें के शासनकाल में कोलबर्ट के द्वारा। ठीक है, चलिए 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो कोलबर्ट को। चलिए 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया? तो दोस्तों इसमें बी और सी जो है कि चिंसूरा और श्रीरामपुर, ये दोनों दे रहा है, तो ये दोनों सही होगा। इसका मतलब उस समय का ये विवादित प्रश्न रहा है। चलिए अब हम लोग 41 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। हम लोग 40 नंबर को देखे थे, 41 नंबर प्रश्न को हम लोग चलिए करते हैं। 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो दोस्तों यह 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित करती है। इसके व्याख्या को हम लोग पढ़ लेते हैं। बंगाल की समृद्ध व्यापार की तरफ आकर्षित हो डचों ने 1615 एवं 1629 में असफल प्रयास किए, यद्यपि बंगाल में व्यापार का सुअवसर उन्हें 1632 में प्राप्त हुआ। 1632 ईस्वी में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ, यद्यपि पटना में डच ईस्ट फैक्ट्री की स्थापना 1632 के संदर्भ से संबंधित कोई स्रोत प्रामाणिक कसौटी पर स्पष्ट नहीं है। यद्यपि इतिहासकार ओम प्रकाश ने 1638 में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना संबंधी तथ्य प्रस्तुत किए हैं, जो आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष बंद हो गई। वर्तमान में डच फैक्ट्री का वह स्थान पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। चलिए 42 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि? तो इसमें अंग्रेजी की फौज शक्तिशाली थी। ठीक है, चलिए इसका थोड़ा सा व्याख्या हम पढ़ लेते हैं। फ्रांसीसियों की पराजय का एक मुख्य कारण उनकी कमजोरी नौसेना थी। वाल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जलशक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास भी एक जलपोत भी नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना थी। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो हमारा 43 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी सही है, मतलब कि सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच आए और उसके बाद अंग्रेज आए और फिर फ्रांसीसी आते हैं। चलिए 44 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो इसमें आपका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, मतलब कि ये तो ए का 2, मतलब कि पांडिचेरी जो थी यह फ्रेंचों से संबंधित थी, और आप देखेंगे तो बी का 3 गोवा जो था यह पुर्तगीजों से संबंधित था, और ट्रांकेबार जो था यह दोस्तों डेनिश से संबंधित था, और सद्रास जो था यह डचों से संबंधित था। चलिए 45 नंबर प्रश्न कह रहा है उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोना और अफीम प्राप्त होता था? तो बिहार। चलिए अब हम अपने 46 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो दोस्तों बिहार जो था यह अफीम उत्पादन हेतु बेहतर था। ठीक है, चलिए 47 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्वक भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो सी मतलब कि फ्रांसीसी। चलिए आगे देखते हैं
कि 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक राष्ट्रों के सामने समय समय पर व्यापार के उद्देश्य से भारत आए। इन यूरोपियों में सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली, 1605 में डच, 1608 में अंग्रेज और 1664 ईस्वी में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। इस प्रकार उपयुक्त विकल्पों में भारत आने वाले व्यापारियों में सबसे अंत में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। चलिए 48 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो दोस्तों उपयुक्त सभी होगा, मतलब कि नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। चलिए अगर हम चलते हैं अपने 49 नंबर प्रश्न पे, तो निम्नलिखित में से विचार करिए, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। दूसरा कह रहा है युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। तीसरा कह रहा है तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, मतलब कि इसमें से कोई भी नहीं। तो पूछ रहा था कि अंग्रेजों की भारत को इनमें से कौन सी चीजें देन है, कोई नहीं। चलिए व्याख्या पढ़ लेते हैं। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेरशाह सूरी एवं अकबर के द्वारा किया जा चुका था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी और चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही था। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की छोटी बड़ी तोपें तैयार की जाती थी। इस प्रकार इनमें से अंग्रेजों की भारत को कोई भी देन नहीं थी। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। 50 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है मित्रों, कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो जीबी मैकाले ने इसे बोला है। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। लॉर्ड मैकाले ब्रिटेन का राजनीतिक कवि था तथा इतिहासकार था। 1834 से 1838 तक वह भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर, लॉ कमीशन का प्रधान रहा। प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ द इंडियन पिनल कोड की पांडुलिपि इसी ने तैयार की थी। किसने? लॉर्ड मैकाले ने, आईपीसी की। अच्छा, अंग्रेजों की भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम और यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा था कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। 51 नंबर प्रश्न चलते हैं हम लोग। कह रहा है एक्सला सापेल 1748 की संधि संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो प्रथम कर्नाटक के युद्ध की समाप्ति हुई और दूसरा कह रहा है अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। तो दोस्तों देखिए 1 और 2 दोनों होगा, क्योंकि इसी प्रथम कर्नाटक के युद्ध की समाप्ति एक्सला सापेल से होती है और इसी में अंग्रेजों को फिर से मद्रास प्राप्त हो जाता है। चलिए हम 52 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तो 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में अंग्रेजी की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें पहला कह रहा है अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना और दूसरा कह रहा है अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। तो इसमें सी मतलब 1 और 2 दोनों सही है। चलिए अब हमारा नया टॉपिक आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। चलिए थोड़ा सा मैंने इसको पीडीएफ बनाया है तो मैं पढ़ता जाऊंगा, आप लोग बस फास्ट स्पीड करके सुन लीजिए और आप लोगों के लिए मतलब ताकि आसान हो जाएगा रिवीजन करना और सारी क्वेश्चन याद हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ रुक रुक करके उतना समझा इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोगों को कवर करना है, तो इस नाते मैं पढ़ता जा रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़े हुए हैं एक बार और अपनी बुक को भी पढ़े हुए हैं, तो इसलिए आप लोग के लिए आसान होगा। चलिए, मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खां 1717 से इसका 1727 तक इसका काल था। इसने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद बनाया और नगर का नाम नया मुर्शिदाबाद रख दिया। इसने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था की आरंभ की। अलीवर्दी खां जो 1740 से 1756 ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों के साथ की तथा कहा कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगी। इसकी मृत्यु के पश्चात उसका दौहित्र सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना।
ब्लैक होल की कथित घटना 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। J.Z. हॉलवेल, जो शेष जीवित रहने वालों में से एक था, के अनुसार 18 फीट लंबे 14 फीट 10 इंच चौड़े कक्ष में 146 अंग्रेज बंदी बंद कर दिए गए और अगले दिन उनमें से केवल 23 व्यक्ति ही बच पाए। यह घटना ब्लैक होल के नाम से जानी जाती है या प्रसिद्ध है। समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियार उल मुतखैरीन में इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। पलासी, वर्तमान नाम पलासी, का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित आम का बगीचा था। क्लाइव भारत में बंगाल के गवर्नर के पद पर 1757 से 1760 तथा 1765 से 1767 तक रहा। इस दौरान उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की। अंग्रेज सैनिक का एक श्वेत विद्रोह उसके समय में हुआ था। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता था। विलियम पिट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम 1760 से 1763 सबसे योग्य था। पूर्णिया तथा रंगपुर के फौजदार के रूप में वह अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया। संभवतः मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। इसके द्वारा मुंगेर में तोपें तथा तोड़ेदार बंदूकें बनाने की व्यवस्था की। इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहा। जिन अधिकारियों ने गबन किया था उन पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए गए, कुछ नए कर भी लगाए गए। 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के समय वेंसिस्टाड बंगाल का गवर्नर था। इस युद्ध के परिणाम ने पलासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अब तक अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर तथा दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। इलाहाबाद की दूसरी संधि सन 16 अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसने इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के क्षेत्र जो नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 को अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक दिया जाना था। निजामत व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए देना था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। अच्छा, इसी समय बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा सीताब राय को नियुक्त किया। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा तथा उसे अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय, उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त की गई तथा बर्मा युद्ध के बाद स्कॉट द्वारा सिलहट को जयंतिया और तथा गारो पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाने लगा, जिसके विरोध स्वरूप इन पहाड़ियों पर रहने वाली खासी जनजाति के लोगों ने अपने नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया।
के.एम. पनिक्कर ने कहा है कि 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया। चलिए हम पहले नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो मुर्शीद कुली खां। चलिए इसका हम थोड़ा सा व्याख्या पढ़ लेते हैं। मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा 1717 में मुर्शीद कुली खान को बंगाल का गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया गया। मुर्शीद कुली खान की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खान था। दूसरे नंबर प्रश्न को हम देखें तो दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो प्लासी का युद्ध। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं इसको भी। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ। प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। नवाब की सेना 3 राजद्रोही मीर जाफर, यार लतीफ़, राय दुर्लभ के सेना नायकत्व में थी। नवाब की एक अग्रगामी टुकड़ी ने नेता मीर मदन तथा मोहनलाल थे। सहसा एक गोली से रणभूमि में ही मीर मदन मारा गया। नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के दौरान मीर जाफर ने उसे पीछे हटने को कहा और यह भी कहा कि नवाब को सेना का नेतृत्व सेनाध्यक्षों के हाथ में छोड़ युद्ध क्षेत्र से चले जाना चाहिए। सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद लौट गया और यही उसकी हार का कारण बना। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को तात्कालिक सैनिक एवं वाणिज्यिक लाभ प्रदान किए। इससे कृषि के उत्पादन और दस्तकारियों के क्षेत्र में अग्रणी 3 राज्य बिहार, बंगाल, उड़ीसा में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। इस युद्ध ने वस्तुतः भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली तथा इसे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सफलता माना जाता है। जबकि सर्वाधिक निर्णायक युद्ध बक्सर का युद्ध 1764 था, जिसने भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुत्वता स्थापित कर दी। तीसरा नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है? तो प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1757 को लड़ा गया। चलिए अब हमारा ये 4 नंबर। 5 नंबर हमारा प्रश्न क्या कर रहा है? पांचवा, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? तो प्लासी के युद्ध में। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। चलिए लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव रहता है। चलिए निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? तो किसको कहा गया? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को। अच्छा अगला प्रश्न हमारा है 8वां नंबर कि प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। और नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे एक आम का बगीचा था, वही है। 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो किसने? मीर कासिम ने। चलिए 10वां नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? 10वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था? तो बक्सर का युद्ध। चलिए इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं व्याख्या। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। पी.ई. रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत के अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम था, वहीं बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया।
पलासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया। चलिए 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो बक्सर की लड़ाई। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो बक्सर का युद्ध। चलिए 13 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। 14 नंबर है कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो दोस्तों इसमें बंगाल का नवाब होगा मीर जाफर। ठीक है। चलिए 15 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की वह था? तो शाह आलम द्वितीय। चलिए इसको हम लोग पढ़ देते हैं। इसकी व्याख्या, इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा का क्षेत्र जो नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 में अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दिया, जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए दिया जाना तथा निजामत व्यय के लिए 53 लाख रुपए देना था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय, जिसको बहादुर शाह जफर भी बोलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो मुगल सम्राट ने। चलिए अब हम चलते हैं अपने 17 नंबर प्रश्न पे। तो 17 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह ए आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिया गया? तो लॉर्ड क्लाइव। 18 नंबर, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765 को। चलिए 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? तो मोहम्मद रजा खां को। ठीक है। चलिए 20 नंबर प्रश्न कह रहा है 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो यही खासी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राजा टिकैत राय नवाब आसुफ दौला के अर्थ मंत्री थे। दूसरा कह रहा है राजा अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। तो सी 1 और 2 दोनों सही है दोस्तों। चलिए 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? तो दोस्तों इसमें सही कालानुक्रम बी होगा। सबसे पहले अंबर का युद्ध लड़ा गया, फिर पलासी का युद्ध लड़ा गया, फिर वांडीवास का युद्ध लड़ा गया और फिर बक्सर का युद्ध लड़ा गया। तो चलिए हम इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। अंबर का युद्ध बस जानिए कि 1749 में, वो बाकी तो आपको सब पता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। पलासी को 1757, वांडीवास 1760 और 1764 ईस्वी में क्या हुआ था दोस्तों? बक्सर का युद्ध। 23 नंबर अब हम प्रश्न पे चलते हैं। चलिए 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 में वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ? तो काउंट डी लाली। अच्छा 24 नंबर, वांडीवास के युद्ध 1760 में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। चलिए 25 नंबर प्रश्न कह रहा है 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित है कह रहा है, सही सुमेलित है। तो इसमें दोस्तों बी जो है वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सही है, बाकी सब गलत है। चलिए
27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया। तो दोस्तों अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध करने वाले थे मराठे, और इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं कि भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया। 3 आंग्ल मराठा युद्धों के बाद भी मराठा शक्ति को दबाया जा सका। मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर मराठों ने अपने साम्राज्य की आधारशिला रखी। उन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। सालाबाई की संधि से प्रथम युद्ध बंद हुआ। बेलेजली ने 1802 में अपने सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया और 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठों की सही शक्ति को समाप्त कर ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना की। चलिए अब हम तीसरे टॉपिक को पढ़ते हैं। तीसरा टॉपिक हमारा क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। चलिए, रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सूकर चकिया मिसल के मुखिया मान सिंह के घर हुआ। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। उसे 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 में कश्मीर, 1834 में पेशावर को जीत लिया। 1798 में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गईं। रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। जमान शाह ने उसे राजा की उपाधि दी तथा लाहौर में अपना सूबेदार मान लिया। उसने 1805 में अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया। तत्पश्चात पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर, धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों ही उसके अधीन आ गई। इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। अफगान अमीर शाह शुजा, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा छूट गया था। रणजीत सिंह एक योग्य शासक थे। उन्होंने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। अफगान अमीर शाह शुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़ग सिंह सिंहासन पर बैठा। इसे अफीम खाने की आदत थी। इसके शासनकाल के दौरान शीघ्र ही दरबार में 2 विरोधी दल, सांधवालिया सरदार चैत सिंह, अतर सिंह, लहना सिंह तथा उसके भतीजे अजीत सिंह, डोगरा बंधुओं ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और सुचेत सिंह प्रतिद्वंदी के कारण पंजाब में अराजकता फैल गई। चिलियांवाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया तथा सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी गई। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किया। दलीप सिंह ने सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया। उन्होंने रूस की यात्रा भी की। इनका निधन अक्टूबर 1893 पेरिस, फ्रांस में हो गया था। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई। 1849 में द्वितीय आंग्ल युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया तथा दलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया था, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष तथा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मॉन्सेले को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में हुआ। इस युद्ध में हैदर अली विजय हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वेरेलस था। इस युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। चलिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध देखते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, जबकि ये 1780 से 84 में हुआ, हैदर अली के ने निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया। जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजी सेना को हराकर अरकाट पर अधिकार कर लिया। इसी दौरान टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना पोल्लीलूर नामक स्थान पर हरा दिया। 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकुट से हुआ, जिसने पोर्टो नोवा 1 जुलाई 1781
पोलिलुरु तथा सोलिंगपुरी में हैदर अली को परास्त किया। दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने अंग्रेजी के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा तथा अंततः मंगलौर की संधि 1784 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हुआ। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना किया और उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने के अंग्रेजों के विरुद्ध उसकी सहायता प्राप्त करने के लिए ईरान, कुस्तुनतुनिया जिसको आधुनिक इस्तांबुल बोलते हैं, अफगानिस्तान और फ्रांस आदि को दूतमंडल भेजे और आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। चलिए 1790 से 1792 का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 द्वारा हुआ। इस संधि के में अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस, मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते लड़ते मारा गया। इसके कुल सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर दिया गया। इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को वेलेजली और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। मैसूर के जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेजली को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अड्यार वंश के एक बालक कृष्णराज को बिठा दिया तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया। बेगम समरू 1750 से 1836 ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरगना में कराया। बेगम समरू के पति एक यूरोपीय वाल्टर रेनहार्ड सांब्रे थे, जिन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान की थीं। सांब्रे को बंगाल का नवाब नजफ खां ने सहारनपुर के रूहेला सरदार जाब्ता खां को हराने में प्रमुख भूमिका के कारण सरगना की जागीर प्रदान की थी। अपने पति के मृत्यु के बाद बेगम समरू सरगना की शासिका बनी। चलिए पहले नंबर प्रश्न को हम लोग करते हैं। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, तो डी श्रीनगर। ठीक है, चलिए रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सूकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। संधि का तात्कालिक प्रभाव यह हुआ कि रणजीत सिंह का सतलज पार के सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का स्वप्न टूट गया। परंतु दूसरी ओर, जैसा कनिंघम ने कहा है कि रणजीत सिंह को पश्चिम दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई। उसने 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर को जीत लिया तथा इस प्रकार प्रश्नगत विकल्पों में श्रीनगर रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे, तो सूकरचकिया मिसल से संबंधित थे। तीसरा कह रहा है महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी, तो इसकी राज्य की राजधानी क्या थी, लाहौर थी। चलिए आगे चलते हैं। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो यह शाह शुजा से। चलिए पांचवें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली, तो महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था। चलिए अब छठे नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे तो खड़ग सिंह। सातवां नंबर प्रश्न कह रहा है सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था, तो दलीप सिंह। ठीक है, चलिए दलीप सिंह। आठवां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन सत्य है, तो ए सही है। 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था, तो दलीप सिंह। चलिए आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद
का सदस्य नहीं था, तो ए और डी मतलब एच.एम. इलियट और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी, जॉन लॉरेंस और सर हेनरी लॉरेंस ये उसमें सदस्य में शामिल थे। चलिए 11 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 1769 में कौन विजयी हुआ? तो दोस्तों इसमें हैदर अली विजयी होता है। चलिए ये सब आप पढ़ ही चुके हैं, इसका वो व्याख्या तो इस नाते बार बार दे रहा है तो नहीं पढ़ा रहा है। निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुली मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो बी हैदर अली ने। चलिए इसको हम व्याख्या को पढ़ते हैं। 1742 ईस्वी में वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त की। 1755 में मैसूर के महाराजा ने स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडीगुली भेजा। 1755 में हैदर अली ने डिंडीगुली पर कब्जा कर लिया और इस किले को एक सैन्य चौकी में बदल दिया। बाद में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बन गया और 1717 में उसने पुरसीन मीर साहब को डिंडीगुली का गवर्नर नियुक्त किया। चलिए तो ये 12 नंबर था। 13 नंबर पे फिर चलते हैं। 13 नंबर कह रहा है ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया, तो सर आयर कूट ने हराया था। चलिए 1 जुलाई 1781 को। चलिए आगे चलते हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम और इसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन सा जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? तो यह टीपू सुल्तान था। ठीक है। चलिए 16 नंबर प्रश्न कह रहा है टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था, तो यह पोल्लीलूर में। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसके व्याख्या को। हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया तथा फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया तथा कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके आरकाट पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोल्लीलूर नामक स्थान पर हरा दिया। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? तो दोस्तों यह टीपू सुल्तान के साथ करते हैं। चलिए 18 नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो 1799 में, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में। चलिए 19 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। कह रहा है कौन एक सुमेलित है? तो निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? तो अब इसमें आप देखेंगे दोस्तों, तो जो डी है कि मतलब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ, बस यही सही है और बाकी सब गलत है। चलिए तो एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ, आप सुन लीजिए इसको क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769, इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वेरेस्ट था। यह युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक चला। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। यह युद्ध 1784 की मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 तक चला। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान ने तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। 1784 से 85 ईस्वी में उसने एक दूत कुस्तुनतुनिया भेजा। 1787 में टीपू ने एक दूत मंडल फ्रांस भी भेजा। यह दूत 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त हुआ यह युद्ध। चलिए अब हम चलते हैं अपने 20 नंबर, चौथा देख लेते हैं। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जॉन लॉर्ड वेलेस्ली था। 4 मई 1799 को अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया और टीपू ने लड़ते लड़ते वीरगति प्राप्त हुआ। टीपू के कुल सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर दिया गया। चलिए 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें सबसे पहले तो आप देखेंगे कि सी सही है, तो डायरेक्ट हम इसका आंसर आपको बता देते हैं। तो सी सही है, तो एक बार हम मिला लेते हैं। चलिए 4 मतलब कि ए का 4। इलाहाबाद की संधि आप देखेंगे 1765 में हुई थी और फिर आप देखेंगे तो मंगलौर की संधि जो हुई थी 1784 में हुई थी दोस्तों। और फिर आप देखेंगे कि सालाबाई की संधि 1782 में और मद्रास की संधि 1769 में हुई थी। चलिए 21 नंबर प्रश्न कर रहा है बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया, तो सरघना में। बेगम समरू 1750 से 1836 ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरघना में कराया।
चलिए 22 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो जब नहीं वाला प्रश्न आए तो उसको अंडरलाइन कर लिया करिए, सही नहीं है तो कौन सा एक सही नहीं है। तो ये जो अली मर्दाना खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की यह सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। मैं पढ़ दे रहा हूँ कि महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। दूसरा है कि आमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया, ये भी सही है। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के लिए निर्माण में धन दिया, ये भी सही है। तो यहीं पे दोस्तों अब हमारा एक क्वेश्चन और बच गया 23 नंबर कि पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। अच्छा, दूसरा कह रहा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। और तीसरा कह रहा है प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर के षड्यंत्र रचा। अब इस पे विचार करना है तो बी सही है, मतलब कि केवल 3 सही है कि मतलब प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर के क्या करता है, षड्यंत्र रचता है। दोस्तों आज हम अपने वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, यहीं पे हम अपने इस आधुनिक इतिहास के घटना चक्र के क्वेश्चन सीरीज को ख़त्म करते हैं, यहीं द एंड करते हैं। और हम नेक्स्ट वीडियो में गवर्नर जनरल से लेकर के आएंगे, क्योंकि थोड़ा सा मैं काफ़ी देर से पढ़ा रहा था तो इस नाते थोड़ा सा मुंह भी दर्द कर रहा है और थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो इस नाते यह वीडियो 1 घंटे की ही बस रहेगी। बाकी जो आगे मैं वीडियो बनाऊंगा 2-3 घंटे की बनाऊंगा, तो वहाँ से हम गवर्नर जनरल को स्टार्ट करेंगे मित्रों, ठीक है। तो प्लीज़ कैसा रहा मेरा यह प्रयास आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोगों से हम्बली हाथ जोड़ करके विनती है दोस्तों कि बस आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करते रहिए, और जो भी कमियां हैं उसे मुझे बताते रहिए, जिससे आप लोगों से ही मुझे उत्साह मिलता है। और मुझे भी, मैं इतना मतलब कि परेशान रहता हूँ आप लोगों को, मतलब कि ये दे दूं वो दे दूं, जिससे कि आप लोग एग्ज़ाम के अच्छे से सफल हो जाएं। तो इसलिए दोस्तों प्लीज़ अपना स्नेह बनाए रखिएगा, और कोई अगर गलती पढ़ने में मुझसे हो रही हो तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे आप लोग माफ़ी प्रदान करिएगा, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा मैं नींद नहीं ले पा रहा हूँ और इसके वजह से थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो जाता होगा पढ़ने में, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। ओके, थैंक यू।